एवरीवन, अभी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में है। ये क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो पार्शियल वेव एनालिसिस का ट्रीटमेंट था विद इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें हम वो सारी मैथमेटिक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन्स क्या होती हैं और इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होती हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ समझते हैं कि ये होता क्या है। और अगेन आई विल से कि जो ये समझना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के स्टार्ट में ऑप्शनल लिख दूँगी सो दैट ओनली दोज जो इंटरेस्टेड हों वो देख सकें। उसके बाद जो क्लियर कट चीज़ें होंगी जो कि टिपिकली उसी के रिलेटेड होंगी, जो एडिशनल ये बातें लिखना चाहते हैं वो ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले डिफ़ाइन तो करना होगा कि इलास्टिक कोलिजन में फ़र्क क्या था और इन इलास्टिक कोलिजन के ट्रीटमेंट में फ़र्क क्या है। तो ये इसी चीज़ों से समझ आएगा। तो पहले मैं इसे मैकेनिक्स के वे से या फिर जो जनरल क्लासिकल वे से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगी और फिर हम इसे आगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे। ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल वेव का कुछ मतलब डिफरेंस, लेकिन मैकेनिकल वे से कहना का मतलब ये था वो चीज़ें जो हम जनरली इन डेली लाइफ देख रहे होते हैं। और डेली लाइफ में इलास्टिक कोलिजन ज़्यादा कॉमन होती हैं या इन इलास्टिक कोलिजन ज़्यादा कॉमन होती हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, ये हम देखते हैं। और फिर आता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स का, ठीक है। तो उनमें कौन सी ज़्यादा कोलिजन्स कॉमन होती हैं ये भी हम देख लेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन का ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक जो होता है काइनेटिक एनर्जी से होता है। काइनेटिक एनर्जी की टर्म में इनकी बात की जाती है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ एटलीस्ट मैं 2 पार्टिकल्स को ले रही हूँ टू मेक इट ईजी। 2 पार्टिकल का सिस्टम है, आई हैव 2 पार्टिकल्स M1 एंड M2, उनकी कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और ये कोलिजन प्रोसेस को मैं ले रही हूँ क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कोलिजन्स ना। तो इन इलास्टिक कोलिजन्स की बात हो रही है तो दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। इफ़ दे आर मैसेज दे विल, और इनकी कोई एक दूसरे के साथ कोई पोटेंशियल एसोसिएटेड नहीं है, मींस अनचार्ज हैं ये और इस तरह से, तो दे विल इंटरेक्ट विया कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट के थ्रू ये करेंगे क्योंकि पार्टिकल्स के लिए एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक दूसरे से कोलाइड करें। पार्टिकल्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्योंकि नेग्लिजिबल होती है ना, वो भी इंट्रैक्शन होती है लेकिन वो इतनी खास नहीं होती। तो अगर इफ़ यू हैव 2 पार्टिकल्स एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग, ओके, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट। अगर मैं इसे इनिशियल स्टेट कह देती हूँ तो इनिशियल स्टेट है और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से ये है, ठीक है। ये मैथमेटिकल से मैं कुछ जनरल एग्जांपल की तरफ आऊँगी। तो अगर ये इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दोनों कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, V फाइनल स्क्वायर ये M1 के लिए, और ये अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम पहले और सम बाद में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है तो हम इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन हुई है। मतलब जो एक्सचेंज हुआ है ना, कोलिजन के इंट्रैक्शन के नतीजे में कुछ चीज़ें एक्सचेंज तो होती हैं, ठीक है। मोमेंटम एक्सचेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक्सचेंज प्योरली इस तरह का हुआ है सो दैट कि जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन दोनों मैसेज में ही रही है और कहीं ज़ाया नहीं हुई, ठीक है। तो और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही है और एनर्जी की फॉर्म में नहीं गई वो, ठीक है। और एनर्जी की फॉर्म में नहीं गई बल्कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही दोनों के पास गई हैं, ठीक है। थोड़ी इसके पास ज़्यादा चली गई, इसके पास थोड़ी कम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही गई। सच दैट कि पहले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की, दोनों का सम वाज इक्वल्स टू दिस, तो हम इसे कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन हुई है। और अगर ऐसा हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर हो इसके या लेसर हो इसके, या फिर इस तरह का केस हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो कोलिजन हुई है वो इनइलास्टिक कोलिजन हुई है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम इजीली इस चीज़ को समझ लेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल जो मैं दूंगी वो हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जो बॉल है, ठीक है, मैं 2 बॉल्स लेती हूँ जो इक्वल मैसेज के हैं,
और सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल मैसेज के हैं और सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं और सेम ऑब्जेक्ट हैं, मतलब सेम मटेरियल से भी बने हुए हैं। तो जब ये किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, अब इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेशक ये एक ऑपोजिट इन डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इनका लीनियर मोमेंटम तो ज़ीरो होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इनकी स्पीड्स के स्क्वायर के इक्वल होती है तो उनके बेशक ये v1 पॉजिटिव है, v2 नेगेटिव है, फिर भी वो पॉजिटिव ही काउंट होता है और ये नॉन ज़ीरो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। और आफ्टर कोलिजन दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबल इवेंट कि ऐसा होता है कि दोनों रुक जाते हैं, ठीक है। जब इक्वल मैसेज और इक्वल स्पीड से मूव करने वाले टू बॉल्स सेम वो टकराते हैं ऐसे, तो वो मोस्ट प्रोबेबल इवेंट ये होता है कि वो रुक जाते हैं। जैसे गाड़ियाँ जो हैं दो स्पीड से मूव कर रही हों तो मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि वो जब टकराती हैं तो ऐसे रुक जाती हैं। तो ये किस तरह की कोलिजन हुई? इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज नॉन ज़ीरो बट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडीज़ इज़ ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो गई और वो यूज़ हो गई, और ये जो एनर्जी इनके पास थी यूज़ होगी किन चीज़ों में यूज़ होगी? यूज़ होगी इन डिफॉर्मिंग द कार्स डिफॉर्म हो गई, टूट पच गई, और डिफॉर्मिंग में होगी कुछ फ्रिक्शनल जो लॉसेस होते हैं हीट की फॉर्म में लूज़ हो गई, ठीक है। और ये सारे जो हैं इन इवेंट्स में लूज़ होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी। मोस्टली यही इवेंट होते हैं जब कार कोलाइड करती हैं और जब ये टू मैसेज जो हैं ये कोलाइड करते हैं, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से, या फिर ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है, फ्रिक्शन लॉसेस इसमें फिर भी अगर ना भी हों फिर भी जो एनर्जी है वो फोर्सेस, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर एनर्जी में मूव कर रहे होते हैं तो ये भी लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा होता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम इनका जैसे मैंने कहा था ना ज़ीरो है, तो फाइनल जो है वो ऐसा होगा कि m1 v1 प्राइम जो है फाइनल विल बी इक्वल टू m2 v2 फाइनल। तो माइनस मैसेज क्योंकि इक्वल है इनके तो m कैंसिल हो जाएंगे, तो v इज़ इक्वल्स टू v1 इज़ इक्वल्स टू v2 f हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों अगर ज़ीरो भी हो जाएं फिर भी ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये नॉन ज़ीरो भी होते फिर भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है तो हम ये कहते हैं ये कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो गई है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी रही ही नहीं, सिरे से ही नहीं। तो हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है फिर वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी क्योंकि एनर्जी है। तो एनर्जी जब इन दोनों ने एक दूसरे को कोलिजन की तो कोलिजन के दौरान इनके दरमियान कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई होगी और वो फ्रिक्शन में चेंज होगी और इस तरह का चीज़ें हुई होंगी और थोड़े से ये डिफॉर्म भी हो गए होंगे, थोड़ा सा इनमें बम सा भी क्रिएट हो गया होगा। और जो बिल्कुल प्लेन बॉल्स होते हैं ना, बिल्कुल हार्ड बॉल्स जो होते हैं जिनकी सरफेस पे वो कोई भी वो नरम से वो कुछ होता है ना, नरम सा वो फर सा लगा होता है कुछ बॉल्स में, तो उसमें भी एनर्जी लॉस होती है। वो भी मैं उसमें की एग्जांपल देती हूँ। जो बिल्कुल प्लेन होते हैं ना, बिल्कुल प्लेन बॉल्स जो होते हैं जैसे इस तरह के बिल्कुल प्लेन चीज़ है, तो इस तरह के अगर बिल्कुल वो प्लेन है तो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबल होगा कि वो थोड़ा सा रिकॉइल करेंगे। ऐसे जब लगेंगे ना तो ये थोड़ा सा इधर मूव होगा और ये भी थोड़ा सा इधर मूव होगा, लेकिन मोस्टली जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो एक तो डिफॉर्म हो जाएगा मटेरियल इनमें, ये जैसे नहीं ऐसे थोड़ा ये नीचे हो जाता, ऐसे ये ऐसे हो जाता, तो इस तरह सा हो गया होगा। एनर्जी उसमें लूज़ हो गई होगी या फिर हीट में लूज़ हो गई होगी। हीट में लूज़ हो जाना मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स की होती है उसे हम टेम्परेचर से कहते हैं, तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है एज अ रिजल्ट। तो ये हो गया। और ये जो नरम सर्फेसिस होती है ना, उनमें इनइलास्टिक कोलिजन का होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। अभी मैं इनइलास्टिक कोलिजन आर नॉट बैड, ये बहुत अच्छी भी होती हैं जिन केसेस में हमें चाहिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई बॉल है और आप उसे ऊपर फेंकते हैं और नीचे आपके पास जो सरफेस है वो काफ़ी हार्ड है, ठीक है। इफ़ यू हैव अ हार्ड प्लेन सरफेस,
प्लेन सरफेस भी मैंने कहा, क्योंकि प्लेन सरफेस में फ्रिक्शनल जो कॉज होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है फ्रिक्शन का, तो हीट लॉसेस काफ़ी कम होती है। बिल्कुल अगर स्मूथ सरफेस हो तो उस पर अगर आप बॉल फेंकेंगे, इवन उस पर भी उसमें बॉल फेंकेंगे किसी एक हाइट से फेंकेंगे, तो अगर बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो ऐसा होगा कि बॉल जिस हाइट से फेंका है ना, ये बाउंस करके वापस उस हाइट में, फिर बाउंस करके वापस उसी हाइट में जाता रहेगा और ये प्रोसेस होता रहेगा। मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा टुवर्ड्स फ्रिक्शन या कुछ किसी भी अदर इशू में। लेकिन इन रियल केसेस क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बॉल्स ऐसे सर्फेसिस भी नहीं होती, और ऐसा कुछ बॉल्स के भी जिस मटेरियल का बना होता है ना, दैट मैटर्स टू मी। बॉल भी जो हल्का फुल्का जो रबर का जो इजीली अगर वो डिफॉर्म हो जाता है ना, अगर बॉल में भी ये बम्प सा आ जाता है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉल्स भी जब वो सरफेस से लगते हैं तो उनके कांटेक्ट की वजह से रब होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रब होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, या फिर अगर वो इट इज़ नॉट हार्ड इनफ तो वो थोड़ा सा ऐसे अंदर भी हो जाता है, बॉल की शेप अंदर चेंज हो जाती है, तो वो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज़ वाई इट विल नॉट कम बैक टू द सेम हाइट इवन वी इफ़ वी हैव स्मूथ सर्फेसिस टू, और परफेक्ट अगर बॉल नहीं है फिर भी ऐसा हो जाता है। तो अगर आपके पास बिल्कुल ऐसी सरफेस है जो नॉर्मली जो हमारे पास सर्फेसिस होती हैं नॉर्मल से ही होती हैं, उनमें आप बॉल फेंकते जाते हैं तो वो कम हाइट होते बिल्कुल रेस्ट पे आ जाता है अल्टीमेटली। तो दिस इज़ इन इलास्टिक कोलिजन टू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा लूज़ होती रही है सिस्टम में। उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है, फॉर एग्जांपल रेतीली रेत वाली जगह है, ठीक है, रेत का क्या होता है, जो रेत होती है उसमें डिफॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। डिफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी मतलब आप इसमें बॉल ऐसे फेंकेंगे तो वो दंस जाता है ना, बॉल उसके अंदर दंस जाता है, मतलब डिफ़ॉर्म कर दिया रेत को। तो रेत को डिफ़ॉर्म करने में सारी काइनेटिक एनर्जी गई और वो बाउंस बैक होता ही नहीं है बॉल, और जो सारी की सारी एनर्जी है वो डिफॉर्मिंग द रेत में ही चेंज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप किसी ऊंचाई से छलांग मारते हैं, कोई इंसान छलांग मारता है, और अगर जो सरफेस है वो ऐसी है जैसे सॉफ्ट सरफेस है, जिसे हम सॉफ्ट का नाम दे सकते हैं, जो कि ईज़िली डिफ़ॉर्म हो सकती है, तो आपको इंजरी ज़्यादा नहीं लगती। द रीज़न इज़ कि आपकी सारी जो एनर्जी है वो सॉफ्ट सरफेस अब्जॉर्ब कर लेती है, और वो आपको एज अ रिएक्शन कोई भी चीज़ नहीं देती, रिएक्शन आपको नहीं मिलता सरफेस से, ठीक है, रिएक्शन से कोई भी आपको फोर्स नहीं लगती, और दैट इज़ द रीज़न आपको इंजरीज़ बहुत कम होती हैं व्हेन यू फॉल ऑन सम सॉफ्ट सरफेस। जैसे और में ठहरे, अगर हार्ड सरफेस पे अगर गिरा जाए, ठीक है, हार्ड सरफेस से ऊंचाई से अगर गिरेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि वो हार्ड सरफेस आपकी काइनेटिक एनर्जी जो आपके अंदर थी उसको यूटिलाइज़ नहीं करती, और वो सरफेस जो है सारा का सारा आपको जो उस पर आप लगते हो तो ऊपर क्यों जाते हो, क्योंकि सरफेस जो है आप पे फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, उतनी जितनी आप उस पर लगा रहे हो तो वो ऊपर की तरफ लगाती है, और आप ऊपर बॉल ऊपर जाता है ना, तो इसी तरह आप पे वो सारी की सारी फोर्स लगाती है वो सरफेस आप पे, और इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इंजरीज़ और दर्द वगैरह होता है, आपकी बॉडी को पेन वगैरह फील होता है। तो ये जो सॉफ्ट सरफेसेस होती हैं ये आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपको एज रिएक्शन कुछ ज़्यादा सा नहीं देती। तो सॉफ्ट सरफेसेस फिर इस हिसाब से जो होती हैं, सॉफ्ट सरफेसेस पोरस सरफेसेस जो होती हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन को क्रिएट करती हैं और आपकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसकी फ़ाइनल आपकी काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर देती हैं। लेकिन अगर जो हार्ड सरफेसेस हैं वो रिकॉयल करवाती हैं आपको, रिकॉयल करने के नतीजे में आपको बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं जब आप किसी ऊंचाई से गिरें। तो इस तरह से इन इलास्टिक कोलिजन्स जो हैं हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में देखें तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में वी नो दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉसेज अकर्स एंड दे अकर विया फ्रिक्शनल लॉसेज, ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस से होती हैं डिफॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म कर जाते हैं, अगर डिफॉर्म कर जाते हैं, ये देखें, ये इसके पास दोबारा हिम्मत नहीं थी कि ये ऊपर आता है, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया होगी। ये इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, फाइनली आप इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी नॉन ज़ीरो थी, फाइनल इसकी ज़ीरो हो चुकी है। तो ये सारे जो हम मैक्रोस्कोपिक
वर्ल्ड में देखते हैं सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स और उनकी मोशन वो सारी की सारी इन इलास्टिक ही होती हैं, मोस्टली इन इलास्टिक ही होती हैं। और उनको इलास्टिक बनाने के लिए हमें आइडियल केस को क्रिएट करना पड़ता है जिसमें सारी की सारी चीज़ें स्मूथ, परफेक्टली स्मूथ हैं और इस तरह का केस हो तब ही ये हो सकता है। और इवन इफ़ इट इज़ स्मूथ कम्प्लीटली, यहाँ पे ये वाला स्टेट जो है ये स्टिल मोमेंटम कंजर्वेशन को होल्ड करता है। तो ये भी हो सकता है इवन स्मूथ सर्फेसेस हैं फिर भी कि दोनों इक्वल बॉल्स हैं। ये अगर हम बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे करें, परफेक्टली स्मूथ बॉल्स पे करें तो विल कैन सी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएंगे और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑपोजिट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों जो हैं हो सकते हैं, दोनों इवेंट्स हो सकते हैं। इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड, फिर भी ये वाला इवेंट हो सकता है इवन इन आइडियल केस, तो वो भी इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। तो इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट। और इसमें और क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं कि और जो एक्सप्लोजन्स होती हैं, एक्सप्लोजन्स फॉर एग्जांपल आपने जो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें ये वैसे एक तरह की कोलिजन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि अगर वन बॉडी को लेते हुए हम चलें, न्यूक्लियर जो है वो चेंज हो जाता है एक डॉटर न्यूक्लियस में और अल्फ़ा पार्टिकल में विच इज़ फास्ट मूविंग। इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है, जबकि फाइनल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इसकी भी कुछ इनिशियल, इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फ़ा पार्टिकल की 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सम काइंड ऑफ एनर्जी इसकी होती है। तो ये भी हम देखते हैं, ये भी एक तरह की इन इलास्टिक है। कोलिजन तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन कोलिजन उसके लिए कह सकते हैं जो फिशन प्रोसेस होते हैं, फिशन प्रोसेसेस जो होते हैं, फ्यूजन प्रोसेसेस होते हैं, उनको जब हम इंड्यूस कराते हैं तो इंड्यूस कराते हुए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम पे। यूरेनियम उसको एब्जॉर्ब करता है, एक एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो उससे पार्टिकल्स को इमिट करता है विच आर ह्यूज इन एनर्जी। तो इनिशियली बहुत स्मॉल एनर्जी कंटेंट था जो कि फाइनली बहुत लार्ज एनर्जी कंटेंट हो गया है। तो ये जो एक्सप्लोसिव प्रोसेसेस होते हैं ये भी इनइलास्टिक इन नेचर होते हैं और इनमें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी कम होती है, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जिसमें वो एक्सप्लोड हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक्सप्लोसिव प्रोसेसेस में ये होता है, जबकि जो रियल ऑब्जेक्ट्स हम जो देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये जैसे मैंने इसको इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दी, इसमें ये बिल्कुल रेस्ट पे आ गया, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, फाइनल कम हो चुकी है। और इसके अलावा इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन कैसे हो सकती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया किसी न्यूक्लियस पे एटम पे बम्बार्ड किया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, रिपल्सिव फील्ड ये क्रिएट करते हैं, इसको स्कैटर करते हैं, लेकिन स्कैटर करते हुए क्या हुआ कि इसने इनके साथ कोलिजन की या इस तरह का किया कि इनको एक्साइट कर दिया। नॉर्मली तो हम इन इलास्टिक कोलिजन में क्या देखते आ रहे थे कि ये हमने जी अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किए और ये बस ऐसे स्कैटर हो गए और जो न्यूक्लियस है उस पर कोई चेंजिंग्स नहीं आई, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है इन इलास्टिक के केस में कि इन इलास्टिक केस में ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन में भी किसी के साथ कोलाइड करे या अल्फ़ा पार्टिकल किसी के साथ कोलाइड करे इलेक्ट्रॉन के साथ और उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज दे। इस तरह से ये होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी और इसकी जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की अगर सेपरेटली देखी जाए, न्यूक्लियस की एज अ होल देखी जाए तो वो इफ़ेक्टिवली ज़ीरो ही काइनेटिक एनर्जी इसकी थी, पहले भी ज़ीरो थी, अभी भी ज़ीरो है। लेकिन इसकी देखें जो कि पहले ज़्यादा थी अब कम हो चुकी है क्योंकि इसने इसकी एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी। ये भी एक तरह का फ्रिक्शन लॉस टाइप का ही हो गया। फ्रिक्शन लॉस, हम फ्रिक्शन को वैसे किसी और सेंस में ही लेते हैं, लेकिन ये वाला भी एक तरह का लॉस ही हो गया ना कि इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, जबकि ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज़ नॉट चेंज। न्यूक्लियस में कह रही हूँ, एटम इज़ नॉट चेंज्ड। न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ के न्यूक्लियस ही एटम को ले रहे हैं। एटम की जो है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, इससे एटम का जो पहली काइनेटिक एनर्जी थी उसमें फ़र्क तो नहीं पड़ता,
इतना खास, तो ये इसकी एनर्जी लूज़ होगी इन एक्साइटिंग इट। ये हो गया मैक्रो वर्ल्ड, जिसमें हमने देख लिया कि मोस्टली जो कोलिजन्स होती हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन्स ही होती हैं, और इक्की दुक्की होंगी जो हम बहुत ही परफेक्ट कंडीशंस करें, या फिर रेयरली कुछ होंगी जिनमें इलास्टिक कोलिजन हो। तो मोस्टली हो जाती हैं जिनमें हम कंडीशंस ऐसी डेवलप कर लेते हैं कि वो हो जाएं, क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे होते हैं ना कि जो हम फ्रिक्शन लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, ये वो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नो डाउट फ्रिक्शन लॉसेस कैन नॉट बी निगलेक्टेड। एरोडायनामिक्स हो और कार की कंस्ट्रक्शन हो, उनकी शेप हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं सच दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस है, कार अगर किसी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, उसे फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली फेस करनी पड़ती है ना, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं। तो वही हमारी उसकी कंस्ट्रक्शन की शेप हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन लॉसेस जो हैं वो कम से कम हो सकें, और वो जो गाड़ी है वो एक सही स्पीड से मूव कर सके बाय एक्सपेंडिंग लेस फ्यूल। तो ये चीज़ भी उसी में। तो अब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो है काफ़ी चीज़ें, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इलास्टिक भी हैं और इन इलास्टिक भी हैं, ठीक है। वो इलास्टिक भी होती हैं, इलास्टिक भी होती हैं। इसमें हम देखते हैं ना मोस्टली इन इलास्टिक होती हैं। इसमें इलास्टिक भी इक्वली प्रोबेबल है एज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन में आती है एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशंस आती हैं, डी एक्साइटेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन इसे कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स, ये भी एक मोस्ट प्रोबेबल इवेंट है, ठीक है। जो अब स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली अगर आपने इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया है किसी चीज़ पे, सैंपल पे, तो वो मोस्ट प्रोबेबल ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, अपने एटम का हिस्सा बना ले, गेन कर ले उसको, या फिर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। एब्जॉर्प्शन इसका भी तो मतलब है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बेचारा रुक गया क्योंकि इट डजंट हैव द कैपेबिलिटी कि ये इसको और ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाता। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होते होते यहाँ पे इसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी हम बेशक किसी किसी को एक्साइट फॉर एग्जांपल नहीं किया, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो गया बिल्कुल, तो इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये इनइलास्टिक कोलिजन एक्साइटेशन कर दी उस किसी की। तो एक्साइटेशन करते करते भी ये भी हो सकता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई हो। तो ये और ये इसका, और मोस्टली जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वर्ड्स होती है ना, उसमें इनइलास्टिक कोलिजन इन्हीं वेज से होती हैं, ठीक है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे झूमता हुआ कहीं पे जा रहा था और यहाँ पे एक एटम था जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, उसने इसको पकड़ लिया और एब्जॉर्ब कर लिया, और एटम तो इफ़ेक्टिवली रेस्ट पे ही रहता है ना, तो फिर एब्जॉर्ब कर लिया, वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, ये सारी चीज़ें में से। लेकिन इन इलास्टिक कब होती हैं? जब ये वाले इवेंट हो जाएं, ठीक है। और इलास्टिक मोस्टली फिर होते हैं कि जब कोई भी इस तरह के इवेंट ना हो। तो कि ये कैसे हमने देखा था कि अगर हमारे पास ये कोई एटम्स की स्लैब है, पतली सी स्लैब है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉइल पे, पतली गोल्ड फॉइल जो थी थिन इसीलिए ली गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोलिजन है वो इलास्टिक हो सके। और क्योंकि अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें तो हमें पता है कि अगर ये बहुत थिक अगर हमने ले ली तो इफ़ेक्टिवली बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या अल्फ़ा पार्टिकल होंगे जो बिल्कुल रेस्ट पे ही आ जाएंगे इसमें से पास होते होते ही। तो इसको काफ़ी थिन से थिन रखा गया, तो वो फिर इस तरह की जो भी हमें पार्ट्स मिले वो फिर हुआ। तो ये हमारा इलास्टिक था क्योंकि इसने किसी भी गोल्ड के पार्टिकल को एक्साइट वगैरह नहीं किया था, ठीक है। तो ये हमने फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट में देखा था कि फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट में जब वो करंट प्रोड्यूस किया गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए गए, और यहाँ पे हमारे पास हीलियम मरकरी के एटम्स थे। तो मरकरी के एटम्स की फर्स्ट एक्साइटेशन 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होती है। तो जब ये इस एनर्जी के परफेक्ट हुए, इससे पहले किसी एनर्जी में थे, तो उन्होंने इसके साथ इलास्टिक कोलिजन की और ये यहाँ से पास कर गए, ठीक है। इफ़ेक्टिवली ही मरकरी न्यूक्लियाई क्योंकि हैवी हैं एज़ कम्पेयर टू
इलेक्ट्रॉन्स तो ये इतने ज़्यादा मूव नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ही मेनली सारी एनर्जी रहती है और वो आगे हमें काउंटर में मिल जाते हैं और एज हमें करंट मिल जाते हैं। लेकिन जब ये होता है कि इनकी एनर्जी परफेक्ट इसके इक्वल हो जाती है, तो ये फिर इसके साथ इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन मीन कि ये मरकरी के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करके एक्साइटेशन में उनको एनर्जी दे देते हैं और उनके बेचारों के पास कुछ नहीं रहता और यहाँ पे वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत कम फिर करंट मिलता है उस केस में जब ये इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं। तो ये हम इस चीज़ को किस किस वे से कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और कुछ हमें यहाँ पे मिले। जो मिले हैं वो उन्होंने ऑब्वियसली इसके साथ कोई एक्साइटेशन नहीं की, एब्जॉर्प्शन नहीं की, तो तब ही मिले हैं। अगर की होती तो मिलते ही ना, ठीक है। तो फिर ये जो मिले हैं उनका हम कहते हैं कि उन्होंने इलास्टिकली स्कैटर किया, ये कोलिजन की, जो हमें मिल चुके हैं यहाँ पे आउटपुट पे, और जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए उन्होंने इल इलास्टिक कोलिजन की। तो अगर हम इंसिडेंट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स देखें और आफ्टर द इवेंट देखें कि क्योंकि पार्टिकल्स तो पार्टिकल कंजर्वेशन एग्जिस्ट करती है ना, कि पार्टिकल जितने इनिशियल हैं फाइनल में भी इतने हों। तो इलास्टिक के केस में हमने क्या किया था कि इनिशियल जो सारे पार्टिकल्स हैं या प्रोबेबिलिटी है उसको इनिशियल वो हमने इक्वल कर दिया था कि इलास्टिक के पार्टिकल्स जो हैं इलास्टिकली स्कैटर्ड जो हुए, स्कैटर्ड प्लस जो अनस्कैटर्ड हुए वो यहाँ पे जो हमें मिले। कोई अनस्कैटर्ड वाले भी यहाँ पे हमें मिलेंगे और जो स्कैटर्ड वाले हैं इलास्टिकली स्कैटर्ड वाले हों वो हमें आउटपुट पे मिलेंगे। जो इलास्टिकली स्कैटर्ड हो जाते हैं ना उनको हम कहते हैं कि फ्लक्स लॉस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ये इंसिडेंट, सारे पार्टिकल इधर जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हुए थे, हमें ये इस चीज़ की एविडेंस हम बन गए कि ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और लेट्स से इनका फ्लक्स जो है 5 1 था। तो यहाँ पे एक और बंदा खड़ा हुआ है, इसने बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल n है। इसने यहाँ पे कोई टारगेट पार्टिकल था जिन्होंने बहुत सारों को स्कैटर कर दिया, इधर ऐसे स्कैटर कर दिया, कुछ यहाँ पे फिर जा पाए। यहाँ पे जो इसी ओरिजिनल डायरेक्शन में वेट कर रहा था उसने कहा यहाँ पे तो कम पार्टिकल्स हैं, हमें तो कम रिसीव हो रहे हैं, तो क्या पार्टिकल्स ज़ाया हो गए, क्या कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर हमने कहा कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्कैटरिंग हुई है और कुछ पार्टिकल्स स्कैटर हो गए, इलास्टिकली हो गए। तो कितने पार्टिकल स्कैटर हो गए और ये अमाउंट कौन हमें देगा? दिस अमाउंट इज़ गिवन बाय द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, इलास्टिक डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, दैट टेल्स अस हाउ मच पार्टिकल हैज़ स्कैटर्ड इलास्टिकली इन डिफरेंट डायरेक्शन अदर देन दिस इंसिडेंट डायरेक्शन। तो ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है ये हमें बताता है कि कितने पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं इन अदर डायरेक्शंस, और कितने पार्टिकल्स हुए हैं ये फिर डिपेंड करता है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हैं वो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। तो जितने यहाँ पे n हैं तो ये n इंटू ये प्रोबेबिलिटी शो करता है, तो n इंटू दिस करेंगे तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल स्कैटर्ड बता देगा कि कितने स्कैटर हो चुके हैं। तो और ये जो स्कैटर हो चुके हैं इन्हें हम क्या कहते हैं फिर? फ्लक्स लॉस। इस डायरेक्शन में जो हमें मिले वो मिल गए, इसने कहा कि कुछ फ्लक्स लॉस हो गया है, तो वो फ्लक्स लॉस कौन अकाउंट करता है? दिस स्कैटर्ड या फिर इलास्टिक वाला पार्ट। अनस्कैटर्ड पार्ट और इलास्टिकली स्कैटर्ड पार्ट हमें आउटपुट पे मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों को सम के बावजूद जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं वो कम आ रहे हैं देन द इंसिडेंट, तो हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन भी हुई है और कुछ बीच में टारगेट पार्टिकल ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो फिर हम कहेंगे कि जो टोटल इंसिडेंट पार्टिकल हैं वो इक्वल होंगे ये एब्जॉर्ब्ड वाले पार्टिकल जो कि इन इलास्टिक कोलिजन के नतीजे में थे, प्लस ये जो इलास्टिक वाला पार्ट था वो, और प्लस जो अनस्कैटर्ड वाले थे वो भी। इन स्मॉल स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो आई होप ये प्रोसेस अभी क्लियर हो गया होगा कि अभी हम यही करेंगे कि जो स्कैटरिंग इवेंट होता है, स्कैटरिंग इवेंट में हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल्स थे, ठीक है, और स्कैटरिंग इवेंट पे जब हमें यहाँ पे इवेंट होने के बाद कुछ ऐसे थे जो अनस्कैटर्ड गए, कुछ ऐसे थोड़े स्कैटर हो गए, ठीक है, लेकिन उन्होंने एब्जॉर्प्शन नहीं की और ना ही एक्साइटेशन की, दैट इज़ वाई वो यहाँ पे पहुँचे और हेंस
क्योंकि हमने कहा कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इन इलास्टिक कोलिजन इन्हीं वेज से हो सकती है कि वो एक्साइट कर दें, फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें कर दें। तो वो उन्होंने की, सारे के सारे जब पहुंच जाते हैं तो हमने ये जैसे मैंने पहले ये केस बताया था कि ये यहाँ पे कुछ कम गए, इसने कहा बहुत कम गए, तो फिर यहाँ पे कुछ बंदे हमने खड़े कर दिए, उन्होंने बता दिया कि यस अगर इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, कि उन्होंने बता दिया कि जितने आपको लग रहे हैं कि लूज़ हुए हैं वो सारे यहाँ पे इन डायरेक्शंस में गए हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन भी हो रही है तो इन इलास्टिक के केस में कुछ यहाँ पे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ पे रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ बंदे खड़े करने होंगे जो गिनेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। तो ये जो एब्जॉर्ब हो गए, जो कि इन इलास्टिक का पार्ट बनता है, इन इलास्टिक क्रॉस सेक्शन इसको अकाउंट करता है कि जो इन इलास्टिकली स्कैटर हुए, और इलास्टिक वाला पार्ट इनको, और जो इंसिडेंट वाला है वो तो हम स्कैटरिंग वाले पार्ट में लेते ही नहीं क्योंकि दे डिडंट स्कैटर। तो ये फिर हम टोटल क्रॉस सेक्शन इससे डिफ़ाइन कर देते थे। जैसे यहाँ पे भी अभी ये मैंने किया है कि जो यहाँ पे गए और कुछ यहाँ पे ही रुक गए, एब्जॉर्ब हो गए, और या फिर इस तरह की सिचुएशन। ये भी बात जहन में रखनी है कि कुछ ऐसे हो सकता है केस भी कि अब ये जो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं ना, हम जिस रेंज पे एसिम्प्टोटिक लिमिट लगाते हैं ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे इन सब की काइनेटिक एनर्जीज जो है इन सब की ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है जो इलास्टिकली स्कैटर होके आ रहे होते हैं। ठीक है, जो इलास्टिकली स्कैटर होके आ रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, और लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन करके आ रहे होते हैं ना, जो यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ही आपने एनर्जेटिक कोई पार्टिकल्स ले लिए हैं जो इसमें से पेनिट्रेट भी करके कुछ को एक्साइट भी कर दिए, यहाँ पे जो एटम्स हैं उनको फॉर एग्जांपल, और यहाँ से फिर वो कुछ जान बचा के पहुँच भी गए, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कदरे कम होगी दैन दीज वंस। तो ये भी हमें इस तरह से भी पता चल जाता होता है कि ये इन इलास्टिक इन्होंने की है, लेकिन यहाँ पर अभी जो हम केस ले रहे हैं वो एब्जॉर्बेंस का ही ले रहे हैं। ठीक है, हम सिंपल वर्ड्स में इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो गए वो। तो यहाँ पे जो हमें जो स्कैटरिंग फिर होगी, अगर ये एब्जॉर्बेंस को भी छोड़ दें तो स्कैटरिंग जो होगी और टोटल क्रॉस सेक्शन जो होगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन दैट विल अकाउंट फॉर द इनइलास्टिक पार्टिकल्स, और दूसरा जो कि इलास्टिक पार्टिकल्स को करेगा। ठीक है, तो दोनों जो हैं बताएंगे कि टोटल जो है फ्लक्स लॉस क्या हुआ है इंसिडेंट पार्टिकल्स का, कहाँ कहाँ गए, कुछ एब्जॉर्ब हो गए और कुछ इलास्टिकली स्कैटर हो गए, एब्जॉर्ब हो गए या फिर कुछ उन्होंने बहुत सारी एनर्जी दे दी और ये वो ऐसा कुछ। तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू द इलास्टिक वाला पार्ट एंड इन इलास्टिक वाला पार्ट, और दिस टोटल क्रॉस सेक्शन विल गिव अस द आइडिया दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी दैट हाउ मच पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड और डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल जो उनकी स्टेट थी उससे कौन कौन से पार्टिकल डेविएट करेंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल करेंगे, तो वो ये बताएगा हमें क्रॉस सेक्शन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अभी हम चलते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस में, जिसमें ये सारी चीज़ें अब हम यूज़ करेंगे।